Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are well and safe. तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विचलन कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक मुख्य चीज की, और वो है न्यूनतम विचलन कोण के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अंत में हम बात करेंगे प्रिज्म के सूत्र के बारे में। प्रिज्म का सूत्र कैसा है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, और हम लास्ट में उस पर न्यूमेरिकल ही बताएंगे बच्चों। तो बच्चों, ये सारे चीज आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो के पहले हिस्से को आप देख लिए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में जितने चीज बताएंगे इसका एक हिस्सा हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट रूप से समझ में आ सकता है बच्चों। तो चलिए, आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। आप इसे देखिए। प्रकाश की एक किरण समपार्श्विक प्रिज्म से इस प्रकार गुजरती है कि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण ज्ञात करना है बच्चों इसमें। और ये जो सवाल है ये जस्ट पिछला वीडियो पर आधारित है। उस वीडियो को अगर आप सही से देखे होंगे तो आप इसे तुरंत बना देंगे। तो जल्दी से बनाइए। समपार्श्विक प्रिज्म का मतलब होता है कि समबाहु आकृति का प्रिज्म है बच्चों। तो चलिए, आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। माई सेल्फ दीपक सर, लेट्स स्टार्ट माई टॉपिक। तो बच्चों, हम देखते हैं अब कि प्रिज्म में विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि विचलन कोण जो होता है प्रिज्म का, वो किस तरह से प्रभावित होता है, डिस्टर्ब होता है, यानी कि बदलता है। प्रिज्म में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें अगर हम बदलाव कर दें तो जो उसका विचलन कोण है वो भी बदल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक चीजों को, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे फर्स्ट चीज है प्रिज्म के पदार्थ और उसके बाहरी माध्यम के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। हाँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। प्रिज्म जो होता है उसका पदार्थ, ये किस पदार्थ से बना है, और उसके बाहर के पदार्थ, यानी कि बाहर का पदार्थ क्या है। अगर प्रिज्म हवा में रखे हैं तो बाहर का पदार्थ हवा होगा। अगर प्रिज्म को हम पानी में रखे हैं तो बाहर का पदार्थ पानी होगा, या अथवा कोई और माध्यम रखे होंगे तो उसमें होगा। तो प्रिज्म का जो विचलन कोण है वो इन पर भी डिपेंड करता है, इसके माध्यम पर भी और बाहर के माध्यम पर भी डिपेंड करता है। और अगर हम इसके दोनों को माध्यम को जब तुलना करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। यानी कि हम कहते हैं उसको कि प्रिज्म की आपेक्षिक अपवर्तनांक पर भी ये डिपेंड करता है। तो किस तरह से डिपेंड करता है, तो देखिए, अगर प्रिज्म के अपवर्तनांक को, अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये प्रिज्म है म्यू पी है और बाहर में एयर है, तो इसका अपवर्तनांक और म्यू ए कोई भी हो सकता है, तो उसका अपेक्षिक अपवर्तनांक ए म्यू पी बनेगा। तो ये प्रिज्म का अपवर्तनांक कहलाता है। तो बच्चों, अगर प्रिज्म के अपवर्तनांक को हम लोग बढ़ाएं तो उसका विचलन कोण पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोचिए। अगर हम प्रिज्म के अपवर्तनांक को बढ़ाएंगे तो प्रिज्म जो होगा वो सघन होगा, और प्रिज्म जितना ही ज्यादा सघन होगा उतना ही उनमें से होकर के आने वाली किरणें अधिक मुड़ेंगी। वो किरणों को उतना ही अधिक मुड़ेगा, किरणों को ऐसे तुरंत मुड़ जाएगा किरणों को, और जितना ही अधिक किरणों को मुड़ेगा उसमें विचलन कोण जो होगा उतना ही अधिक होगा। जितना ही अधिक किरणें मुड़ेंगी उतना ही अधिक विचलन कोण बनेगा। यानी कि अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो विचलन कोण उसका बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो विचलन कोण बढ़ेगा। और इसका उल्टा भी सत्य है। अगर हम प्रिज्म का अपवर्तनांक कम करना शुरू कर देंगे तो उस समय विचलन कोण जो होगा वो भी कम होगा, क्योंकि किरणों को मोड़ने की जो शक्ति है वो इसमें घटती जाएगी। जो किरणों को इस तरीके से मोड़ता है, इसके मोड़ने की जो पावर है उसमें भी क्या होगी, कमी आ जाएगी। यही होता है ना विचलन कोण, तो उसमें भी कमी आ जाएगी। तो पहला बात आपको बताया गया कि अपवर्तनांक बढ़ाएंगे विचलन कोण बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटाएंगे विचलन कोण घटेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग जाने। अब दूसरा पॉइंट को देखते हैं, प्रिज्म की अपवर्तक कोण पर। हाँ, ये अपवर्तक कोण क्या है,
तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको पिछला वीडियो में बताया है कि प्रिज्म में के जिन सतहों से अपवर्तन होता है, एक इस सतह से अपवर्तन हो रहा है, एक इस सतह से अपवर्तन हो रहा है, तो जिन दो सतहों से प्रिज्म के जिन दो सतहों से अपवर्तन हो रहा है उनके कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। और अपवर्तक कोण को अगर हम बदलेंगे तभी भी जो प्रिज्म का विचलन कोण है वो बदलेगा। किस तरह से बदलेगा ये देखते हैं हम। अगर हम इस अपवर्तक कोण को बढ़ाने लगे तो प्रिज्म बहुत ही मोटा भोदा हो जाएगा प्रिज्म। हाँ, मोटा। और मोटा व्यक्ति जैसे होते हैं मोटा हो जाएगा, और जब मोटा हो जाएगा तो उसमें से जब किरणें जाएंगी तो वो किरणों को और अधिक मोड़ेगा। अब हाँ, किरणों को और अधिक मोड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अपवर्तक कोण अगर बढ़ाएं हम, यानी कि प्रिज्म का कोण अगर हम बढ़ाएं तो जो इसका विचलन कोण है वो भी बच्चों बढ़ेगा। यानी कि अब किरणों को ये अधिक मोड़ेगा। और इसके विपरीत भी सत्य है। अगर हम इस प्रिज्म के प्रिज्म कोण को पतला कर दें, ये जो कोण है यहाँ पर इसे हम कम कर दें तो पतलू प्रिज्म हो जाएगा, पतलू। और पतलू काम में भी कमी कर देगा ना, वो किरणों को कम मोड़ेगा। यानी कि अगर हम इसको घटाएंगे तो जो डेल्टा है वो भी घटेगा बच्चों, विचरण कोण भी घटेगा। तो ये सिचुएशन इसके साथ। अगर आप बात करेंगे फॉर्मूले का तो फॉर्मूले पर मत सोचिएगा। इसका फॉर्मूला आपको एक बताए हम कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इस तरीके से सोचेंगे तो थोड़ा सा उल्टा आपको नजर आएगा। इस सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो अगर ए का मान हम बढ़ाएं तो इसके जोड़ में से जो पहले कम हो रहा था अब जितना बढ़ाएंगे तो अधिक कम होगा, तो डेल्टा का मान कम होगा। यानी ये बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। यहाँ रिजल्ट जो है इसका उल्टा रिजल्ट ये दे रहा है। परंतु बच्चों ये सूत्र यहाँ पर अभी सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किसी दिए गए प्रिज्म के लिए है। प्रिज्म पहले से दे दिया गया है तो उसका ए फिक्स है, उसी के लिए है। और अगर हम प्रिज्म का बदलाव कर रहे हैं, प्रिज्म का कोण को बदल रहे हैं, तो उस समय आई और ई भी बदल जाएंगे, जिसके वजह से R1 R2 भी बदलेंगे और इस वजह से डेल्टा भी बदलेगा। और ये बदलाव इस तरह का होगा। ऐसा प्रयोग से देखा गया है बच्चों। तो ये चीजें हैं। तो ये है। अब हम तीसरे चीज को देखते हैं, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के रंग यानी कि वर्ण पर। रंग पर ही बच्चों किस तरह से असर पड़ता है। तो आप जानते हैं कि हर रंग के लिए अलग अलग तरंगदैर्ध्य होता है। लाल रंग के लिए अलग तरंगदैर्ध्य है, उसका तरंगदैर्ध्य 700 नैनोमीटर लगभग। बैंगनी रंग के लिए 400 नैनोमीटर लगभग में। तो ये उसका तरंगदैर्ध्य होता है डिफरेंट, जिससे हम उसको तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। और अगर आप देखें तो जब श्वेत प्रकाश को, आपको याद होगा 10th क्लास में कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो सबसे ऊपर लाल रंग मिलता है, पट्टी जो बनता है स्पेक्ट्रम, और सबसे नीचे बैंगनी रंग मिलता है। अगर गौर से सोचा जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बड़ा है तो उसमें मोड़ कम उत्पन्न हुआ। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य छोटा है तो उसमें मोड़ ज्यादा उत्पन्न हो गया, पेंदी में चला गया। अगर देखा जाए तो बड़ा तरंगदैर्ध्य जो जिसका तरंगदैर्ध्य बड़ा है उसमें विचलन तो कम हुआ, वो कम मुड़ा। हाँ, यानी कि ऐसा रिलेशन है। और इसका विपरीत भी सत्य है। अगर जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा जैसे कि बैंगनी, तो उसका जो विचलन कोण होगा वो अधिक होगा। यानी लैम्डा कम होगा तो विचलन कोण अधिक हो जाएगा। बच्चों ये चीजें कारण के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बताएंगे आपको। फिलहाल इतना ही आप यहाँ पर देखिए। इसके कारण भी हैं जिसको हम अगले वीडियो जो वर्ण विक्षेपण पर बनाएंगे
उसमें हम इसका कारण शामिल करेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि विचलन कोण किस किस तरीके से बदलता है। तो ये 3 तरीके हुए। अब हम देखते हैं चौथे तरीके को, जो कि है आपतन कोण के साथ बदलाव। तो देखिए बच्चों, आपतन कोण के मान पर या आपतन कोण के बदलाव के साथ विचलन कोण किस तरीके से बदलता है, हम लोग को ये देखना है। और बच्चों यही मुख्य चौथा जो है पॉइंट, ये मुख्य पॉइंट है बच्चों, और इसका उपयोग है आगे के कंसेप्टों में। आप ध्यान दीजिएगा, यही सबसे मेन है पुस्तक में, इसी को मुख्य रूप से दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, जब आपतन कोण का मान प्रिज्म के सतह पर लगातार बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण कम होकर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। हाँ देखिए है क्या, जैसे कि ये प्रिज्म है और इसमें कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो ये हो गया अभिलंब और यहाँ हो गया आपतन कोण। ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए अगर 30 डिग्री है तो आपतन कोण को हम क्या कर रहे हैं, सतह पर लगातार बढ़ाया जाता है, आपतन कोण बढ़ाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो विचलन कोण बनता है इसमें इस तरीके से होता है, और ये जो विचलन कोण इसमें ये बन रहा है विचलन कोण डेल्टा, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें विचलन कोण कम होकर न्यूनतम हो जाता है। हाँ विचलन कोण कम होने लग रहा है, अब कम होते होते एक कम होने का लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया और उससे कम अब नहीं होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, न्यूनतम हो गया और फिर बढ़ने लगता है। फिर जो होता है आपतन कोण वहां के बाद बढ़ने लगता है, ये विचलन कोण बढ़ने लगता है। देखिए आप नहीं समझे तो देखिए हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य। ये अक्ष हो गया आपको विचलन कोण का अक्ष हो गया, ये विचलन कोण, और दूसरा अक्ष हो गया आपतन कोण का। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, माने हम अभी इस सिचुएशन में केवल हम बढ़ा ही रहे हैं। तो विचलन कोण क्या हो रहा है, कम हो करके न्यूनतम तक आ गया और फिर बढ़ने लगा। बच्चों इन सभी चीजों को हम ग्राफ में बनाएं तो देखिए किस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरीके से ये आता है, इस तरीके से। क्या हो रहा है कि ये कम होकर के न्यूनतम हो गया, देखिए यहाँ पर ये न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पर है, ये डेल्टा है, न्यूनतम मिनिमम है। तो इस समय मिनिमम विचलन कोण है इस पॉइंट पर, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर मिनिमम विचलन कोण है। न्यूनतम विचलन कोण का मान कम होकर न्यूनतम हो गया, यहीं पर न्यूनतम हो गया और फिर बढ़ने लगता है। पहले कम होता है, फिर न्यूनतम होता है, फिर बढ़ने लगता है। हाँ पहले तो कम हो रहा है, फिर न्यूनतम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। कब, जब हम आपतन कोण को लगातार बढ़ा रहे हैं, आपतन कोण को लगातार बढ़ा रहे हैं। बच्चों ये प्रयोग से ऐसा देखा गया है और बताया जा रहा है, ये सब चीज प्रयोग के माध्यम से बताया गया है। तो अब देखिए होता क्या है इस सिचुएशन में, कौन कौन से इससे हमें सीख मिलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम ग्राफ से कुछ निष्कर्ष लिखना जा रहे हैं। तो ग्राफ से कौन कौन से निष्कर्ष हम लोग समझ रहे हैं, देखिएगा। देखिए ग्राफ से कुछ मुख्य बिंदु, देखिए पहली बात क्या है कि किसी भी विचलन कोण के लिए 2 आपतन कोण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक
विचलन कोण के संगत प्रिज्म में दो आपतन कोण होता है। दो आपतन कोण होता है। कितने आपतन कोण होता है? दो आपतन कोण। देखिए यह है क्या अब बात, प्रत्येक विचलन कोण, विचलन कोण का मतलब डेल्टा। अगर आप ध्यान से देखें, हम यहां पर अगर देखें तो ये पॉइंट जो है उसके लिए विचलन कोण कुछ तो होगा यहाँ पर। और हम यहाँ से 10, 20, 30, 40 लिखना शुरू करें, मान लीजिए यहाँ पर 50 आता है, तो विचलन कोण जब 50 डिग्री है तो यहाँ का विचलन कोण है, यहाँ पर विचलन, यहाँ इस पॉइंट पर विचलन कोण 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री है। और उस समय आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण का मान आपतन कोण के अक्ष में मिलेगा। यहाँ हम बढ़ा करके देखते हैं, तो आपतन कोण का मान कुछ होगा। इधर भी हम लिखें 10, 20, 30, 40 लिखें, तो यहाँ पर मान लो 20 आएगा। तो ये 50 डिग्री पर ये 20 डिग्री है। 50 डिग्री विचलन कोण पर, हाँ विचलन कोण डेल्टा पर आपतन कोण का मान कितना है? 20 डिग्री है। मान लेते हैं 20 डिग्री है। अब देखिए ये जो 50 डिग्री हम बोल रहे हैं विचलन कोण, ये इस स्थिति का विचलन कोण है। उसके बाद विचलन कोण 50 डिग्री से कम होने लगा था, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे कम होने रहा था। उसके बाद फिर इधर आकर के बढ़ रहा था न्यूनतम के बाद, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पर आते आते फिर से एक बार विचलन कोण 50 डिग्री हुआ है। बच्चों ये बात ध्यान देने योग्य है कि विचलन कोण 50 डिग्री 2 बार हुआ है। 85 डिग्री क्यों? यानी कि लगभग विचलन कोण कहीं भी हम खींचेंगे इसमें तो एक ही डिग्री 2 बार वो दिखाया है। तो इस सिचुएशन के समय का आपतन कोण देखा जाए तो यहां पर आएगा आपतन कोण, ये होगा। यानी यहां पर भी एक आपतन कोण बन रहा है। 2 आपतन कोण हो गए, तो ये आपतन कोण है, आपतन कोण। आप ध्यान दें यहां पर, तो 2 आपतन कोण, एक आप I1 मान लेते हैं, एक I2 मान लेते हैं। यानी 50 डिग्री विचलन कोण है, तो उसके लिए एक बार 20 डिग्री है। ऐसे करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 60-70 डिग्री कुछ आएगा, सब मान लीजिए 70 डिग्री है। एक बार यहाँ पर है 20 डिग्री आपतन कोण, एक है यहाँ पर 70 डिग्री। किसके लिए? एक ही विचरण कोण के लिए। तो वही हम लिखे यहाँ पर कि प्रत्येक विचरण कोण के संगत, हर एक विचरण कोण के संगत प्रिज्म में 2 आपतन कोण होता है। 2 गो आपतन कोण होता है प्रिज्म में, 2 गो आपतन कोण। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रही? तो देखिए हम इसको एक प्रिज्म के माध्यम से समझाते हैं आपको। अगर ये प्रिज्म है और इसमें प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जब आया तो पहली बार यहाँ पर आपतन कोण जो है वो 20 डिग्री है, या कुछ भी मान सकते हैं 30 डिग्री है। और फिर ये यहाँ से इस तरह से मुड़ा, यहाँ से इस तरह से मुड़ा मान लीजिए, और यहाँ पर भी अभिलंब बना करके देखा गया तो ये हो रहा है मान लीजिए 40 डिग्री। तो ये I का मान है 30 डिग्री, E का मान है 40 डिग्री। विचरण कोण को थोड़ा देखिए तो आप लोग बता सकते हैं विचरण कोण। अगर ये A का मान हम मान लें 60 डिग्री, तो डेल्टा इक्वल टू होता है ना I प्लस E माइनस A, तो 30, 40, 70 माइनस 60, यानी कि ये कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। तो अब देखिए 10 डिग्री विचलन कोण है, विचलन कोण कितना है? 10 डिग्री है। तो आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री है। आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री है। हाँ, विचलन कोण जब 10 डिग्री है तो आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री है। अब जरा थोड़ा सा उल्टा तरीके से सोचा जाए, अगर हम इस साइड में कोई रख दें दर्पण, तो क्या होगा? समतल दर्पण है,
इस पर अगर ये प्रकाश किरणें सीधे 90 डिग्री पर पड़ती हैं तो वो उस पर टकरा करके और रिटर्न होंगी उसी रास्ते से, ये जिस रास्ते से गया था ना उसी रास्ते से रिटर्न हो जाएगा। जरा सोचिए, तो इधर से जब गया था तो ये आपतन कोण हुआ था और ये निर्गत कोण हुआ था, और जब इधर से आएगा तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया निर्गत कोण। चेंज हो गया, दोनों परस्पर चेंज हो गया। तो जब इधर से आया उस समय विचरण कोण देखा जाए तो देखिए इधर से सीधे आ रहा है तो ये सीधे जाता ऐसे, अगर प्रिज्म नहीं होता तो प्रिज्म है तो क्या किया, इधर से आया ऐसे आया फिर इधर चला जाएगा। हाँ बच्चों, ये जो उल्टा जा रहा है ना इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी थ्योरी, जो आप पढ़े होंगे पीछे। तो ये प्रकाश के मार्ग को अगर हम सीधे उसी स्थान से मोड़ दें, ये थ्योरी में कहा गया है, तो वो अपने पूर्व पथ का अनुसरण करता है। तो ये सीधे चला गया, तो अब विचरण कोण कितना होता है, सीधे जाता, प्रिज्म नहीं होता तो, लेकिन अब जा रहा ऐसे, तब विचरण कोण यहां बनेगा। ये कितना होगा, आप देख रहे हैं ज्यामिति से कि ये सीधे शीर्षाभिमुख कोण के नियम से 10 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 10 ही डिग्री होगा। यानी यहां पर देखा जाए तो विचरण कोण जो है वो 10 डिग्री है, यहां भी 10 ही डिग्री है। आपतन कोण कितना है, तो इसके लिए ये आपतन कोण है, आपतन कोण तो 40 डिग्री है। अब देखेंगे तो एक ही विचरण कोण, ये दो को क्या लिखना है, एक ही विचरण कोण है, यानी विचरण कोण जो है वो 10 डिग्री है और दोनों के लिए आपतन कोण डिफरेंट है। तो वही बात कहा गया कि प्रत्येक विचरण कोण के लिए, हर विचरण कोण के लिए संगत प्रिज्म में कोण के संगत प्रिज्म में 2 आपतन कोण होता है। यानी एक विचरण कोण जो है ना वो 2 आपतन कोण को सूचित कर रहा है। तो बच्चों ये हुआ, और इसमें इसको कहेंगे और हम आपतन कोण, तो इसको कह देंगे निर्गत कोण। क्या कोई दिक्कत है? अगर हम इसको कहेंगे आपतन कोण तो इसे कहेंगे निर्गत कोण। या फिर दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति इधर से खड़ा हो जाएगा और इधर से खड़ा होकर के, और तब वो सोचेगा कि ये किस तरह से जा रहा है प्रकाश, इसके बारे में, तो उसके लिए ये आपतन कोण होगा, ये निर्गत कोण होगा। तो I और E परस्पर बदल सकते हैं। यानी यहां पर हम I लिखे हैं, यहां पर हम I2 लिखे हैं, यहां पर I1 लिखे हैं, तो हम कह सकते हैं एक बात कि इसको हम I मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं कि ये E, ये I और ये E, यानी एक विचरण कोण के लिए 2 आपतन कोण होता है बच्चों। तो ये इसमें बहुत ही खास प्रॉपर्टीज है इस प्रिज्म में, कोई भी प्रिज्म में, तो ये चीजें होती हैं। अब दूसरी बात समझते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग का। दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम विचलन कोण, यानी आई डेल्टा मिनिमम, या हम डेल्टा एम कहें, केवल डेल्टा एम के स्थिति में आपतन कोण का मान, आपतन कोण केवल 1 होता है। अब देखिए ये क्या कहा गया, ये तो उल्टा कहा गया। हम इसमें कह रहे हैं कि न्यूनतम विचलन कोण जब होता है ना तो उस स्थिति में आपतन कोण का मान 1 ही होता है। अब देखिए कि ये कैसे कहा जा रहा है। न्यूनतम विचलन कोण कहां पर है, तो यहां पर डेल्टा मिनिमम, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान देखना है। बच्चों जरा सोचिए, ये 50 डिग्री पर है तो दो इसके लंब जा रहे हैं नीचे की ओर, 2 आपतन कोण को सूचित कर रहे हैं। और हम 50 डिग्री न करके हम 30 डिग्री से करें, यहां से हम लाइन को क्रॉस करें, तो उस समय भी ये लाइन यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, यानी दोनों लाइन पहले से पास में आ गया,
विचलन कोण का मान जब कम किया गया तो ये भी दो आपतन कोण को सूचित कर रहा है। अगर हम और कम करें, यहां पर कर दें, ये यहां पर हम ले लें सीधे कटिंग, तो यहां भी एक लाइन यहां खींचेंगे, एक लाइन यहां खींचेंगे, ये लाइन थोड़ा पास में आ गया। पहले लाइन दूर दूर था, जब ऊपर था तो दूर दूर था, अब धीरे धीरे पास आ रहा है। कब? जिसे हम नीचे ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर और नीचे लें तो ये और पास पास दोनों हो जाएगा। और हम उसको एकदम सबसे निचले पॉइंट पर ले लें तो समझिए कि दोनों लाइन आकर के सट जाएगा, यानी कि एक ही पर हो जाएगा, यानी संपाती हो जाएगा। और ये आपतन कोण कहलाएगा। मिनिमम आपतन कोण, सॉरी मिनिमम डिविएशन, मिनिमम विचरण कोण के समय एक ही आपतन कोण, एक एक कैसे हो गया? तो दोनों आकर के मिल गए भाई, दोनों आपतन कोण मिल गए। यहाँ पर न्यूनतम सिचुएशन है, जैसे जैसे हम इसको नीचे करेंगे वैसे वैसे दोनों जो लंब है वो पास पास जाएंगे। नीचे करेंगे, चूंकि ये मुड़ा हुआ है ना, नीचे करेंगे तो ये लंब और पास आएंगे। जैसे कि यहाँ पे जाएगा ये, और यहाँ आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ और यहाँ पर कटिंग होगा, और नीचे आएगा तो और पास पास कटिंग होगा, एकदम लास्ट पर आएगा तो समझिए कि वो कटिंग एक ही पर, दोनों लाइन एक ही पर हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, जैसे सब नीचे करेंगे वैसे वैसे वो दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे, यानी आपतन कोण का मान अब दो नहीं एक ही हो जाएगा। कब? इसमें तो हम कहें कि दो आपतन कोण हमेशा होगा, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि नहीं, न्यूनतम विचरण कोण के समय आपतन कोण केवल एक ही होता है। एक ही होता है मतलब ये दोनों होता है परंतु दोनों बराबर हो जाता है। आई और ई होते हैं परंतु यहाँ पर आई और ई बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर हाँ, दोनों, इधर 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब क्या है जरा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आई, देखिए जब डेल्टा बराबर हो गया डेल्टा मिनिमम के, या हम डेल्टा एम लिख रहे हैं सिर्फ उसको, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आई और ई दोनों एक ही पॉइंट पर आ जा रहे हैं। तो क्या है यहां पर कि जब ये डेल्टा मिनिमम की तरफ चला गया तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इतना हो तब क्या होता है, I इजकल टू ई हो जाता है। क्या हो जाता है, I बराबर ई, इतना हो जाता है। तथा एक और बात, R1 इजकल टू R2 हो जाता है। अब ये R1 R2 क्या है, ये देखिए, जैसे कि प्रिज्म है और प्रिज्म में इस तरह से प्रकाश आया तो इस तरह से चला गया और ऐसे गया, यहाँ पर हम खींचते हैं तो ये होता है I, ये होता है R1, फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये होता है R2 होता है E। सोचिए अगर ये हवा हो और ये प्रिज्म हो, चाहे शीशा हो, जो भी हो, तो इसका मान अगर दे दिया गया, फिक्स कर दिया गया, मान लीजिए कि इसका मान हो गया I बराबर कितना, 30 डिग्री, तो इसमें E भी बराबर होता है ना, तो ये भी होगा 30 डिग्री। आपतन कोण 30 डिग्री है, ये अपवर्तन कोण निकालना है, ये एयर से प्रिज्म में, शीशा का अगर बना है तो एयर से शीशा में, तो निकालेंगे तो ये आएगा। फिर इधर से निकालेंगे, और हम इधर से अगर ऐसे निकालें तो 30 डिग्री है आपतन कोण, ये एयर है और ये म्यू प्रिज्म है, तो फिर ये भी वही आएगा बाबू अंक, ये भी वही आएगा। वही आएगा मतलब कि जितना R1 होगा उतना R2 होगा, यानी दोनों बराबर होगा, क्योंकि इधर से जा रहा है किरण, चाहे इधर से जा रहा है, दोनों से निकालेंगे तो वही कोण यहाँ पर आता है। तो इसलिए इसमें R1 इजकल टू R2 हमेशा यहाँ पे आते रहेगा। तो मिनिमम सिचुएशन में ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग हम लोग करेंगे आगे। तो ये चीज है इसमें। अब तीसरी चीज देखिए आप लोग, जब न्यूनतम विचरण कोण होता है तो उस समय क्या होता है कि अगर ये दोनों कोण बराबर हो
तो ये इसके समानांतर होता है, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण के स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में यदि प्रिज्म के आधार के कोण समान हो, यदि प्रिज्म के आधार के कोण समान हो, तो प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होती है। हाँ, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण क्या होती है? तो आधार के समांतर होती है। तो ये पॉइंट है बच्चों, ये कब होगा? जब ये दोनों बराबर होगा, उसी समय ये दोनों क्या होगा? तो समांतर होगा। एक लास्ट पॉइंट हम बताते हैं आपको। लास्ट पॉइंट ये है कि जब ये चल रहा है तो उस सिचुएशन में अगर सोचें कि इसको मोड़ के इधर कर दें और दोनों एक दूसरे को ढक ले, तो ढक नहीं सकता, यानी कि सममिति नहीं है। देखिए ग्राफ में सममिति नहीं है, यानी कि यहां से कहीं से भी आधा करके ढकेंगे तो ढकने वाला नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम डिविएशन का पॉइंट है वहां से इधर की और इधर का जो मोड़ है वो बराबर नहीं। ये कोई परवलय नहीं है, ये कोई वृत्त का टुकड़ा नहीं है, ये मोड़ने पर इसको ढकेगा नहीं। ये थोड़ा खींचा करके इधर होकर के गया है, वो इधर से थोड़ा सा आया है इधर, और इधर भाग करके इधर चला गया है, किनारे साइड में चला गया है। तो ये एक समान नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये दूरी जो है, ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं है। ये दूरी कम होगा और ये दूरी अधिक होगा बच्चों। तो ये चीजें हैं। अब हम चलते हैं प्रिज्म के एक बहुत ही आसान टॉपिक के तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग प्रिज्म सूत्र को डेवलप करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं प्रिज्म सूत्र। हाँ, तो जो हमारा प्रिज्म फॉर्मूला है उसमें पहले से हम लोगों ने कुछ पढ़ रखा है कि यदि म्यू पी प्रिज्म को म्यू ए माध्यम में रखा गया हो तो हम लोग ऐसे डायग्राम पढ़ लिए हैं प्रिज्म में आरेख बना करके, विचलन कोणों को दर्शा करके इस तरीके से। ये है एक्स, वाई और जेड। यहाँ से कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णी प्रकाश आता है, तो यहाँ पर एक अभिलंब खींचना पड़ता है हम लोग को। फिर ये इस अभिलंब से अगर आई कोण पर आ रहता है तो ये जाता है R1 कोण पर। यहाँ भी एक अभिलंब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं R2 और अभिलंब के साथ ये ई कोण से निर्गत होता है। प्रिज्म का कोण ये है। तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं। और इसमें कुछ फॉर्मूले देखिए। एक और चीज, ये म्यू पी है यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक है। ये बाहर का अपवर्तनांक म्यू ए मान लेते हैं। हो सकता है हवा हो तो म्यू ए या दूसरा कुछ हो तो उसके लिए भी हम मान लिए हैं और क्वेश्चन में देखा जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि तब जनरल फॉर्मूला है इसका है कि A = R1 + R2। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं।
और एक और देखें, डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई माइनस ए। हाँ, ये दो सूत्र हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, इसके आगे हम लोग को बात करनी है। तो चलिए बात करते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन के स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में बच्चों क्या होता है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा इजकल टू डेल्टा एम होता है और आई इजकल टू ई होता है, साथ ही साथ R1 इजकल टू R2, जिसे हम यहाँ पर R मान लेते हैं, R माना है ना। तब समीकरण एक कैसा होगा देखते हैं। तब समीकरण एक से, देखिए बच्चों, एक में क्या करेंगे, a बराबर R प्लस आर, ए इजकल टू 2R। फाइनली हम कह सकते हैं R इजकल टू a बटे में 2। ये भी एक प्रिज्म से संबंधित फॉर्मूला ही है, इससे हम 3 नंबर देते हैं। अब देखिए समीकरण 2 कैसा होगा। और समीकरण 2 से डेल्टा जो है ना, वो अब डेल्टा मिनिमम कहलाएगा। डेल्टा मिनिमम इजकल टू आई है प्लस ई है ना, तो आई ई बराबर होता है, तो चलिए हम आई लिख देते हैं इसको, माइनस ए। हमें यहां से आई निकाल लेना है, तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i। आई इजकल टू कितना होगा, डेल्टा एम प्लस ए बटे में 2। बच्चों ये सब इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। अब देखिए हमें लास्ट चीज इस पे देखना है, और वो है प्रिज्म का फॉर्मूला अपवर्तनांक के रूप में। तो अपवर्तनांक लाने के लिए हमें स्नेल का नियम यूज करना होगा। तो दो जगह अपवर्तन हो रहा है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, R है और ये S है। तो बिंदु Q पर स्नेल के नियम से, देखिए बिंदु Q पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम यूज कीजिए। देखिए साइन आई ये बटे में साइन ये R1 को हम R कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आई लिए हैं तो इसमें का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे म्यू प्रिज्म का, और R लिए हैं अंदर का तो बाहर का लेंगे म्यू एयर। तो ये कितना होगा बच्चों, इसको हम लिखें अगर तो ऐसे लिखते हैं ए म्यू पी। इसमें देखते हैं साइन हो गया ये, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, साइन जहाँ आई है ना वहाँ हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा एम प्लस ए बटे में 2, और जहाँ पर आर है वहाँ ए बाई 2, साइन ए बटे 2। इक्वेशन संख्या 5। तो जो ध्यानपूर्वक देखिए, समीकरण 5 को प्रिज्म का सूत्र कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समीकरण 5 जो है उसको प्रिज्म सूत्र कहते हैं। समीकरण 5 को प्रिज्म सूत्र कहते हैं। हाँ, ये इसलिए लिखा गया ताकि आप ध्यान रखें, ये बहुत बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों।
तो ये प्रिज्म सूत्र कहलाता है। अब देखिए हम पतले प्रिज्म के लिए कुछ चीजों को सोल्व करते हैं। और प्रिज्म पतला हो तो उसमें ए का मान कम होगा, और उस सिचुएशन में ये कैसा होता है तो देखिएगा। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म में क्या होता है कि आई और आर का मात्रा छोटा होता है। देखिए इस प्रिज्म में, यानी पतले प्रिज्म में आई तथा आर अत्यंत छोटे तथा रेडियन में हों तो देखिए क्या होगा। जो ये फॉर्मूला है या फिर जो ये सेक्शन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ए म्यू पी इजकल टू साइन आई बटे में साइन आर। तो ये अब हो जाएगा ए म्यू पी इजकल टू आई बटे में आर। ए म्यू पी आई कितना है, डेल्टा एम प्लस ए बटे में 2, और आर कितना है, ए बटे में 2। अब देखिए बच्चा, आप आपको थोड़ा संख्या सोच सकती है यहाँ पर कैसे। तो देखिए साइन थीटा अप्रोक्स थीटा के बराबर होता है इन कंडीशनों में। जब आई छोटा होता है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ए म्यू पी इजकल टू होगा डेल्टा एम प्लस ए बटे में ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर ए म्यू पी इंटू ए। तो इस सिचुएशन में हम लोग को डेल्टा एम का वैल्यू मिलता है ए म्यू पी इंटू ए माइनस डेल्टा एम। सॉरी, यहाँ पर होगा ए। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ऐसे मिलता है, ए का कॉमन लेने के बाद इंटू ए। बच्चों इसी सूत्र को कहीं कहीं पर सिर्फ इतना लिखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए। हाँ इतना, ये हुआ इक्वेशन नंबर 6। ये क्या हुआ, तो एयर के सापेक्ष में प्रिज्म का अपवर्तनांक या बाहर जो भी मीडियम हो उसके सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक। इसको इतना भले ही लिख दिए, परंतु इसका मतलब भी अपेक्षिक अपवर्तनांक ही होता है। ऐसे तो इसमें भी जो ये सूत्र आया हुआ है, यहाँ भी म्यू कहीं कहीं पर बुक में यूज किया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम यूज किया, उसका मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक केवल नहीं, प्रिज्म का अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है बच्चों। तो इस तरह से सूत्र है, आप इसे देखिए और हम इसका सारांश की बात करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, सारांश के रूप में ये सारे सूत्र हम लोग अभी फाइंड किए हैं। ये प्रिज्म का सामान्य सूत्र है, यानी कि ये सूत्र ऐसा सूत्र है जो कभी भी लग सकता है प्रिज्म में, किसी भी सिचुएशन में लगता है। लेकिन अब देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में ही लागू होते हैं सारे सूत्र। यहाँ तक कि प्रिज्म का सूत्र भी जो है ना, वो न्यूनतम विचलन का सिचुएशन दिया रहेगा तभी ये भी बन सकता है। ये स्थितियां हैं इसमें। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि ए म्यू पी लिखा गया है, तो ये बाहर के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक, इसको सिर्फ म्यू भी कहीं कहीं पर लिखा सकते हैं, सिर्फ म्यू, और ये सब वही है चीज, ठीक ना, सिर्फ म्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखेंगे तो हम उनको समझना है कि बाहर के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक लेना है यहाँ पर। अब देखिए पतले प्रिज्म के लिए विचरण कोण, प्रिज्म पतला हो तो ये विचरण कोण का सूत्र है, इसको हम लोग प्रूफ किए हैं। और इस आकृति को आप ध्यान रखेंगे तभी न्यूमेरिकल आपसे बन सकेंगे बच्चों। इस आकृति में एक खास चीज है कि जो प्रकाश इसमें जा रहा है वो एक वर्णी प्रकाश है। एक वर्णी प्रकाश किसे बोलते हैं, तो ऐसा प्रकाश जो सिर्फ एक वर्ण से बना हो, यानी एक रंग से बना हो सकता है ये लाल प्रकाश हो तो केवल लाल प्रकाश से ही हो रहा है, या फिर केवल ब्लू प्रकाश से, यानी
केवल एक ही लाइट है। अब व्हाइट लाइट लाएंगे तो ये सब गलत हो जाएगा। व्हाइट लाइट में अलग अलग विचरण कोण हर रंग के लिए होता है, सब अलग अलग होता है। तो वहां पर नहीं, एक वर्णी प्रकाश के लिए ये सारे व्यंजक बनाए गए हैं। और हाँ, एक वर्णी प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो क्या करता है कि विचलन उत्पन्न करता है। विचलन, वर्ण विक्षेपण नहीं, ये विचलन उत्पन्न करता है। ये चीज है बच्चों। इसमें जो भी संकेत आए हैं वो सारे इसमें शामिल है। आप समझते हैं, आई मतलब आपतन कोण, ई मतलब इमरजेंस एंगल नीरत कोण, R1 R2 अपवर्तन कोण है, डेल्टा विचरण कोण है, ये प्रिज्म का कोण है या अपवर्तक कोण है, ये सब चीजें हैं। तो इसे ध्यान से देखिए। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन के तरफ। तो देखिए हम लोग का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले एक प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। √2 अपवर्तनांक से बना है प्रिज्म और न्यूनतम विचरण की स्थिति में ये सब ज्ञात करना है बच्चों। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे देखिए, हम हेल्प करते हैं आपको। तो देखिए यहाँ क्या क्या चीज दिया हुआ है। यहाँ ए इक्वल टू दिया है, जिसे हम कहते हैं प्रिज्म का कोण, और प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है √2। ये सभी चीजों को पूछ रहा है। तो हम पहली चीज की तरफ बढ़ते हैं। पहला चीज क्या है? डेल्टा एम। तो डेल्टा एम के लिए डेल्टा एम किस सूत्र में आता है देखिए, और उस सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। डेल्टा एम के लिए ए और म्यू रहने पर हम लोग के पास प्रिज्म सूत्र उचित रहेगा यहाँ पर। तो देखिए प्रिज्म सूत्र क्या है, तो वो है म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे में 2 इंटू साइन ए बटे में 2। तो म्यू कितना है? √2 है। √2 इक्वल टू साइन डेल्टा एम है, नहीं है, ए का मान है तो है 60 डिग्री बटा में 2 बटे में साइन ए बाई 2, यानी 60 डिग्री बटा में 2। देखिए बच्चों ये हो गया साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बटे में 2, इसको इससे गुना तो √2 गुने साइन 60 डिग्री बटे 2, यानी साइन 30 डिग्री हुआ। ये साइन 30 डिग्री हुआ। तो अब देखिए ये कितना हुआ, तो साइन ये होगा इतना ही। अभी रखते हैं इसको, डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बटा में 2, इधर क्या होगा बच्चों? इधर हो जाएगा √2 और साइन 30 का मान रख दीजिए। साइन 30 का मान 1/2। ये इसमें 2 गो √2 है। एक √2 में 2 गो √2 होता है ना, बुरा गणित इतना जाता है, इसीलिए इससे ये इसमें 2 गो √2 तो 1 √2 कटे तो 1 √2 इसमें भी शेष रह जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बटे में 2, साइन को हम उधर कर लेते हैं, बल्कि साइन इनवर्स 1/√2। तो डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बटे में 2 और 45 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 दूनी 90 डिग्री और ये घट जाएगा, तो 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हमें कितना मिल गया? डेल्टा एम का मान मिल गया। दूसरा क्या चाहिए? आपतन कोण चाहिए। चलिए उसे निकाल लेते हैं। दूसरा तो आई बराबर क्या सूत्र होता है? एक सूत्र है डेल्टा एम प्लस ए बटे में 2, यूज करिए। डेल्टा एम अब यह है 30 डिग्री, ये पहले से है 60 डिग्री बटे में 2, ये भी है
45 डिग्री। ये आ गया। अपवर्तन कोण चाहिए R। देखिए तीसरा अपवर्तन कोण R के लिए, R के लिए है a/2। ए कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री बटे में 2 बराबर 30 डिग्री। देखिए तो बहुत ही आसान है। अब हमें लास्टली ई का मान चाहिए। तो ई का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए ना, न्यूनतम विचरण है ना, तो न्यूनतम विचरण में तो आई बराबर ये होता है। देखिए चौथा लिखेंगे, चूंकि न्यूनतम विचलन में E इजकल टू आई, आई इजकल टू कितना है 45 डिग्री है। तो ये होगा निर्गत कोण बराबर आपतन कोण होता है। तो इस तरह से आया। इसे देखिए, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो दूसरा सवाल है, कांच का एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 72 डिग्री है तथा अपवर्तनांक 1.66 है, और क्या किया गया है उसको कि 1.33 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया गया है। प्रिज्म से जाते हुए समांतर किरणपुंज के लिए न्यूनतम विचरण कोण ज्ञात करना है। यानी कि कोई द्रव है और उसी में प्रिज्म को डुबो दिया गया है। ऐसे प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का ए कितना दिया है, ये म्यू पी है। बाहर का मान लेते हैं म्यू, कुछ भी क्या दिया है, किसमें डूबा है, एक द्रव में, लिक्विड में, कोई भी लिक्विड है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है ए इजकल टू 72 डिग्री। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस लिक्विड में डुबोया जा रहा है उसका कितना है 1.33। ऐसा लग के जल है, ठीक है। प्रिज्म से जाते हुए समांतर किरणपुंज के न्यूनतम विचरण कोण ज्ञात करें, यानी कि डेल्टा मिनिमम इक्वल टू वाट। देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग सूत्र यूज करना है। डेल्टा मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला है? देखिए बच्चों, से देखा जाए तो दो सूत्र हो सकते हैं। एक है म्यू -1 इंटू ए, है ना, यहाँ पर आप कर लेंगे लिक्विड के सापेक्ष में प्रिज्म का। और दूसरा है हम लोग के पास ये सूत्र है, म्यू लिक्विड से प्रिज्म का होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे में 2 बटे में साइन a/2। दोनों से ही आप सॉल्व बना सकते हैं, लेकिन ये असली भी बना हुआ है पतले प्रिज्म के लिए, और ये हमेशा के लिए सही है। और इसे बनाएंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन वो लगभग में आएगा। इसको बनाएंगे तो सही आंसर आएगा, करेक्ट आंसर, इसलिए हम इसी का यूज करेंगे। चलिए करते हैं। लिक्विड के सापेक्ष में इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटे में 2 बटे में साइन ए बटे में 2। ये हो जाएगा म्यू पी बटे में म्यू एल, सॉरी लिखते हैं फ्रेश, म्यू पी बटे में म्यू एल। और इधर देखिए साइन डेल्टा मिनिमम तो है नहीं, डेल्टा मिनिमम प्लस ए 72 डिग्री बटे में 2, ये साइन 72 डिग्री बटे में 2। तो ये कितना होगा, ये इसका वैल्यू दिया है 1.66 बटे में 1.33 इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 72 डिग्री बटे में 2 बटा में कितना होगा साइन 36 डिग्री। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो साइन
डेल्टा एम प्लस 72 बटे में 2 तो 1.66 बटे में 1.33 अपने साइन 36 डिग्री का मान रखना है आप, साइन 36 डिग्री का। तो कितना होगा ये, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। ये हो गया 1.66 बटे में 1.33 गुने इसका वैल्यू रखिए। साइन 36 डिग्री का वैल्यू आपको होता है 0.5875 5875। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। तो डेल्टा एम प्लस 72 डिग्री बटे में 2, इसको गुना भाग करिए और ये गुना भाग कितना आ रहा है, इतना। बच्चों थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ रहा है। अब साइन को देख भेजेंगे तो कितना होगा ये, डेल्टा एम प्लस 72 डिग्री बटे में 2 बराबर साइन इनवर्स 0.7332। तो ये हो जाएगा आपको डेल्टा मिनिमम प्लस 72 डिग्री और उसका वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर यूज करके, तो आएगा 47 डिग्री मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 47.1 आएगा। इसलिए में 2 इस तरह से गुणा करके हल कर लेंगे तो डेल्टा एम का वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगा 22 डिग्री लगभग, 22.2 डिग्री। तो ये हो बच्चों, इस तरह से आप और भी क्वेश्चन प्रिज्म पर बनाइए। और हम तो मुख्य क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम बनाए हैं यहाँ पर भी, आप और ही बनाइए। कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप भेजिए हमारे पास। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बनाइए, देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हो पाता है तो ठीक है, हमारे पास भेजिए बना करके। नहीं होता है तो इसका हम विस्तृत बनाए हुए एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़ देंगे और आप उसको डाउनलोड करके अपने आंसर को चेक कर लीजिए। या फिर न बने तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू और फिर हम आपको बना करके इसको भेज देंगे बच्चों। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए और सीखिए। तो बच्चों ऑल दी बेस्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।